भ्रष्टाचार के 5 तरीके हैं। हाँ, कौन से दोबारा से बोलिएगा। 4 मैं बोलता हूँ, आप 5 है तो हो सकता है वो। पहला तो शुक्राना, जबराना, नजराना, हरजाना। अच्छा यही है। ठीक है, हाँ। ये 4 तरीके मुझे पता है। हम्म। अब ये 4 तरीके पे चर्चा किस तरीके पर करते हो आप, बताइए। इस पे तो चर्चा ना स्कूल में होती ना कहीं डिबेट होती इस पे तो। जबराने पे चर्चा करते हो ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जबरदस्ती। और जबराना कौन लेता है आपसे, 5 शैतान जो आपके पीछे लगा दिए। उसमें कहीं एमएलए का चेहरा नहीं है, कहीं आपके सरपंच का चेहरा नहीं है। जबराना कौन वसूल कर रहे हैं, पुलिस वाला, प्रशासन वसूल कर रहे हैं। उसके विरोध में आपको लड़ा दिया है। पुलिस वाले के पास से पैसा भी वहीं जा रहा है। ठीक है, तो शुक्राना, नजराना, हरजाना, जबराना, ये जो चारों विधा है, मतलब हमारे वर्तमान लोकशाही की जो लोकतंत्र है उसकी जो चारों बीमारियां है, उस बीमारियों को नहीं समझोगे। हम भी जाते हैं आपके यहाँ, मैंने जब देखा देवीलाल जी थे तो वो असली घी का कनस्तर गया तो काम जल्दी कर देता था। देवीलाल जी पब्लिक से जुड़े हुए आदमी थे, पैसे से कोई ये नहीं करते थे, मगर घी का कौन कनस्तर लेके आता है, खेत का कौन उपज लेके आता है, उसका काम जल्दी कर देते थे। वो क्या था, ये भगवान जो दिमाग में डाला है ना, मैं तो खुले में कई जगह बोलता हूँ, किसी भी आदमी का भगवान पे विश्वास नहीं है। वो बोलते कैसे, मैं कलेक्टर से मिलने गया, मुझे 10 मिनट में, आधे घंटे में मिलाना है, मैं उसके पीए को 500 रुपये, 1000 रुपये देता हूँ, चपरासी को 100-200 रुपये देता हूँ। पहले देता हूँ कि बाद में, पहले देता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है इसको 1000 रुपये दिया, इसको 200 रुपये दिया तो ये मिला देगा। मुझे एक आदमी अभी तक नहीं मिला हूँ, हजारों लोगों से मैंने सवाल पूछा कि जो गया और 1.25 रुपये का प्रसाद भगवान पे चढ़ाया और बोला कि ये काम करेगा, इसकी मुझे गारंटी है। वो क्या बोलता है, तू ये काम करेगा तो मैं 5.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। 1.25 रुपये का विश्वास नहीं है, और वो 1.25 रुपये का विश्वास नहीं है, फिर भी आपके ऊपर पूरा चक्कर बना हुआ है। क्यों, उसका कारण है कि आदमी हर वक्त 2 स्टैंडर्ड में जीता है। शमशान भूमि में हम जब पहुंचते हैं कुछ नहीं रखा है, बाहर आते हैं सब कुछ रखा है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आदमी को 2 विधा है, एक है मानसिक, एक है भौतिक। 2 चीज़ें हैं, उसकी ज़रूरत 2 चीज़ें हैं, और दोनों चीज़ें हम हैंडल ही नहीं कर रहे, हमारे परिवार में हैंडल नहीं हो रही। बीबी आपके साथ में जब भी लड़ती है वो भावनिक इशू पर लड़ती है, भौतिक इशू पर नहीं लड़ती। एक आध बार भौतिक इशू पर, वो भी भौतिक इशू बच्चे की होगी, वो स्वयं के लिए नहीं लड़ते हुए देखा मैंने। 99% मामलों में ये देखा है कि स्वयं के लिए नहीं लड़ रही हो। गरीबी में परिवार नहीं टूटते, जब कहीं से अचानक पैसा आ जाता तो परिवार टूटते हैं, है ना। तो ये मामला क्या है, इसको जब तक नहीं समझेंगे कि भौतिक चीज़ों से भौतिक समाधान होता है, भावनिक चीज़ों से भावनिक समाधान होता है। मैं कल भी वहाँ जस्ट हिंट दिया था कि मुकेश अंबानी की बीवी को उसने जन्मदिन पर नया चार्टर फ्लाइट खरीद के दिया गिफ्ट करके, और वो उसमें चढ़ी नहीं, इसलिए उसको जो मॉडल चाहिए था वो कंपनी का अवेलेबल नहीं था, और ये अवेलेबल नहीं करवा सका तो वो फ्लाइट पे चढ़ी नहीं हो। मजा तेरे जहाज पे मैंने बैठ दी। तो ये पब्लिक में इसकी चर्चा गांधी के बाद बंद हो गई है। गांधी ने बोला था राजनीतिक आज़ादी मिली है, मैं अब बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आंबेडकर जी ने ज़्यादा बोला था, गांधी ने उसको 4th इसमें रखा था। तो इसमें ये आज़ादी के बारे में बात किया था। हमको समझता है आर्थिक आज़ादी क्या होती है, सामाजिक क्या होती है, सांस्कृतिक क्या होती है, साहित्यिक आज़ादी क्या होती है, समझता है हमको? समझाया नहीं किसी ने। नहीं समझोगे तो कैसे होगा, कैसे होगा? आर्थिक आज़ादी कौन भोग रहा है मालूम है इस वक्त? खाली बनिया,
और इसीलिए उसकी आर्थिक आज़ादी की जो बात करता है उसके साथ में वो खड़ा होता है। मैं शिविर में भी बताया था, जो शिविर में थे उनको पता है 25 लाख करोड़ रुपए 10 साल में माफ़ हो गए उद्योगपतियों के। 1687 उद्योगपति, कितने? आप बोल रहे हम सरकार बनाते हैं, अभी सब बोल रहे हैं ना हम सरकार बनाते, माए बाप हम हैं। 1687 उद्योगपतियों को 25 लाख करोड़ रुपए माफ़ हो गए। इस देश का 25% जीडीपी उनके हाथ में चला गया और 67% प्रॉपर्टी उनके हाथ में चली गई, उनके नाम से हो गई। 25 लाख करोड़ रुपए अगर इस देश के जो किसान हैं, 10 करोड़ किसान जिनको जन धन मिलता है, वो क्या बोलते सम्मान निधि, उनके 10 करोड़ अकाउंट में अगर जाते तो हर एक के अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए होते। हमारे कान में जूं नहीं रेंग रही है। कैसे समझाओगे? मैंने आपको बोल दिया, अब समझाओगे कैसे? जब हम पढ़ रहे थे सारे स्कूल फ्री थे, है ना, क्योंकि उस वक्त हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। बामनों ने हमारे माँ बाप को समझा दिया था, उत्तम खेती, मध्यम बान, कनिष्ठ नौकरी, भीख निदान। हमारे पढ़े लिखे भी नौकरी करने नहीं गए। अच्छा तू चौधरी का छोरा नौकरी करेगा, दूसरे की गुलामी करेगा। उस साला उस पोस्ट पर वो बैठ गए सारे, बामन बनिए, जहाँ से ये प्रशासन को नियंत्रित किया जाता है वहाँ वो बैठ गए और हमारी खेती की लूट हो गई। समझा हमको कभी कुछ आर्थिक? हमारे किसान 2013 में महाराष्ट्र के किसान 11 से 12 हजार रुपए क्विंटल कपास बेचते थे, उसको बहुत खुशी हो रही थी। 1947 में 47 में एक क्विंटल कपास बेचने से 36 ग्राम सोना आता था। कितना? 75 आते आते अकाल पड़ा था, 75 आते आते एक क्विंटल कपास इज इक्वल टू 18 ग्राम सोना हो गया। आज 2025 में एक क्विंटल कपास बेचा तो आधा ग्राम सोना आता है। यही किसान के हर उपज का मामला हो गया। अब तो आधा भी नहीं आता होगा। जिस कौम की 70% लूट हो गई और उसको पता ही नहीं चला अर्थ क्या होता है, अर्थनीति क्या होती है। समझना चाहिए था ना, तो उसके लिए लड़ते। ये देश हम किसानों का है, किसका है? कल कोई बोल रहा था गांव वालों का देश है। भारत गांव का देश। भारत गांव का देश है। कल कोई साहब को ज्ञान बांट रहा था कोई आके वहाँ। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इस देश में 7 वेतन आयोग लागू हो गए, किसानों का 1 वेतन आयोग आया था, 1 आयोग, वो लागू नहीं हुआ। वो भी लागू नहीं हुआ अब तक। किसका है देश? लुटेरों का है, पूंजीपति का भी नहीं है। पूंजीपति भी आज भयभीत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंबानी भयभीत है। आपने जैक मा का नाम सुना है? हाँ, अलीबाबा क्लाउड्स। हाँ, ये जब रशिया मिखाइल गोर्बाचेव से आज़ाद हुआ था, उस वक्त वहाँ कौन सा शासन तंत्र आया पता है? ओलिगार्की। आपने सुना इसका नाम? कैसे लड़ोगे अगर वेल जानकारी नहीं हो? मेरे जैसे आदमी का उपयोग यही है कि आपके जो सोल्जर लड़ रहे उनको ये जानकारी होती रहनी चाहिए। ओलिगार्की ये सिस्टम ये है कि तुम्हारे कितने 140 करोड़ है, उसको चलाने का जिम्मा 10-15 लोगों का है। वही डिसाइड करेंगे। ये तुम्हारे एमएलए एमपी अब जिनके ऊपर तुम गुस्सा निकालने का प्रयास कर रहे हो, ये भी कुछ नहीं बेचते, मगर ये उनके हैंड है मजबूत, क्योंकि प्रशासन इनकी वजह से चलता है। अगर उनकी बीवी बच्चे असुरक्षित हो जाए एमएलए एमपी के, तो ये सुनना बंद कर देंगे उनका। हम क्यों डरते पुलिस से? क्यों डरते? बीवी बच्चे असुरक्षित हो जाएंगे।
हमें जानकारी नहीं इसलिए डरते। वो जैसे वो कल वो बच्चे को कह रहे थे पुलिस वाले अंकल आइए। अरे 90% माँ बाप बच्चे को डराते हैं, पुलिस वाले को बुला लूंगा। एक चोपड़ा फैमिली थी दिल्ली में, मैं 98 99 की बात बता रहा हूँ। उनके दोनों बच्चे, उनके एक लड़का एक लड़की अपहरण कर लिया था किसी फिरौती वाले ने, और वो बच्चे 3 बार पुलिस को क्रॉस हुए। एक बार तो ढाबे के खाना खा रहे थे, क्रिमिनल लोग खाना खा रहे थे, बच्चे अंदर बंधे हुए थे, पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, बच्चे सीट के नीचे दबक गए पुलिस वालों को देख के। पुलिस वालों को देख के। डर बिठाया हुआ था। हमने बता दिया पुलिस। सबसे पहला अगर कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम आता है तो किसकी याद पहले आती है? माँ बाप के बाद सबसे पहले गली के नुक्कड़ का वो जो ये रहता है ना नेता, उसको साथ में लेते हो और पुलिस के पास जाते हो। आती है ना? वो नेता किसी भी पार्टी का वो वोट दिलाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। क्या बोलते हैं उसको? समाज में कितने इन्फ्लुएंसर आपके साथ में हैं, इसके ऊपर वोट और शासन चलता है। कौन कौन है इन्फ्लुएंसर? गिनाओ, इन्फ्लुएंसर कौन कौन है? फेसबुक ये, यूट्यूबर, नेताजी, मास्टर जी, वकील साहब, सरपंच साहब, मेम्बरान साहब। ये दिख रहे हैं आपको सब? ऑल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसर जो है, जितने गवर्नमेंट नहीं, वो भी यही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर आपके यहाँ का जो परचून की दुकान चलाता है वो है, सब्जी की दुकान चलाता है वो है, बार्बर है वो है, आपके यहाँ जो ढोलक बजाता है वो है, त्योहारों में आता है वो कलाकार जिनको बोलते हैं वो है, ऑटो वाला है, टैक्सी वाला। ये इन्फ्लुएंसर है भाभी जी। वो चर्चा करना शुरू कर देते हैं, तो इनकी चर्चा आपके साथ में कब शुरू होगी? जनता सरकार मोर्चे की इनके साथ चर्चा कब होगी? आप यहाँ समाधि में चले गए, समाधि आपने देख लिया, परिवर्तन चाहते हो, बहुत अच्छी कामना है आपकी। कामना इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? इन्फ्लुएंसर चाहिए। इन्फ्लुएंसर आपके साथ में कैसे जोड़ोगे? वो तो पैसे लेते होंगे फिर बदले में। वो चर्चा सलाह इनके पास में क्या था यार? ये आम आदमी पार्टी के पास में सारे ऑटो वाले उनके साथ लग गए, सरकार ला लिए 67 सीटें 70 में से। 67। उल्टा सोचना बंद कर दो। ये उल्टा सोचने के लिए आपको बाध्य कर रही है शासन प्रणाली, मीडिया, ये सारे सोर्सेस ये बाध्य कर रही है। ताकि विचार ही ना आए। हाँ हाँ, विचार ही नहीं है तुम्हारे दिमाग में, विचार ही नहीं आए, परिवर्तन का विचार नहीं आना चाहिए। अभी हम गांव में जाएंगे तो ये हम सेट करें हाँ अपने इन्फ्लुएंसर, हाँ, तब हमारे पहले आइडेंटिफाई करें कि गांव में इन्फ्लुएंसर कौन है। गांव में ऐसे कई बुजुर्ग मिल जाएंगे कि कुछ भी हो जाए तो जाके उनसे पूछते हैं, घर की महिलाएं पूछती है और बूढ़े लोग पूछते हैं, वो इन्फ्लुएंसर है। और आरएसएस के मैं शाखा में, मैं बचपने में तो देखा हूँ, मैं पूरी सारा याद है मुझे, सब कुछ पता है, घर के सामने लगती थी, बाद में बंद करवाया। अभी हमारी कम्युनिटी के लोग जो किसान कम्युनिटी है, उस किसान कम्युनिटी के लोग करीबन 10 20 25 बुजुर्गों के साथ में मैं बैठा, उनको बैठक बुलाया, उनको सबको पूछा मैंने कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सारी देश की प्रॉपर्टियाँ बिक रही है, नौकरियाँ बंद हो गई है, धंधा करने लायक आपको छोड़ा नहीं, पैसे आपके पास है नहीं, आपके बच्चे आपसे 2 गुना 3 गुना पढ़ गए, उनके पास में नौकरी नहीं है, जिस शासन को आप गाली देते हो उस शासन के पेंशन पे आपके बच्चे पल रहे, नाती पोती पल रहे आपको फिर भी नहीं समझ में आता है? तो बोला समझ में आता है, हमको पूरा समझ में आ रहा है, क्या करे? वो ये जिसने उठ के बोला, वो बोला कि मेरा 1.5 लाख रुपए पेंशन है। कितना? 1.5 लाख। 60-70 हज़ार रुपये तो बीबी एक्सटॉर्शन कर लेती है, जिस दिन आता है उसी दिन। किराने का बिल, बिजली का बिल,
बच्चों की फीस फलाना ढिकाना ये वो, पहले 70-75 हज़ार रुपये रखवा लेती चेक मेरे से, ठीक है। और बाकी का बचे हुए बच्चे भाई बच्चे ये सब मेरे से ले लेते पैसे, और इसके अगेंस्ट में मुझे क्या गाली देते हैं, इसने कुछ करके नहीं रखा। घर भी जो बनाया वो इधर दरवाज़ा होना चाहिए था, इधर बनाया, उसकी सीढ़ियाँ ठीक नहीं बनाया, उसका छत ठीक नहीं बनाया, फर्नीचर ठीक नहीं लिया, ये अपने मन से करता है। क्या करूँ बोले। और मुझे यहाँ आरएसएस में बुलाते हैं, तो मैं कलेक्टर था बोले, तो मुझे बोलते ही कलेक्टर साहब आइए बैठिए, मेरे हाथ से तिरंगा फहराएंगे, मेरे हाथ से कोई कार्यक्रम हो तो उसको माला चढ़वाएंगे। जनता सरकार मोर्चा, आप क्या दोगे उनको? पैसा नहीं चाहिए, सम्मान कैसे दोगे? आपके कंटिन्यूअसली चलने वाले कार्यक्रम क्या होंगे? वो कार्यक्रम का कैलेंडर बनाना कौन करेगा? 365 दिन में कम से कम 165 दिन तो कार्यक्रम होनी चाहिए आपके, कौन करेगा? उसी के लिए तो आदमी ढूंढ रहे हैं। हम कर कौन आदमी ढूंढ रहे? समझा होगा। ये जो आदमी है तुम्हारे ये नहीं करते। नहीं समझा हुआ ही समझाएगा ना फिर आगे, तो जैसे आपने समझाया तभी तो आगे बात बताएंगे। इसको करेगा कौन? हम सब करेंगे और इसी में लगे। नहीं करोगे आप नहीं कर सकते। आपको परिवर्तन लाना है। आप इन्फ्लुएंसर बन के चुप नहीं हो सकते। मैं जो बोला ना वो बूढ़ा जो पढ़ लिख गया मगर नौकरी नहीं मिल रही और चौराहे पर चौपाल पर बैठा हुआ है, गाली दे रहा है सबको, बाप को, दादा को, परिवार को, सबको गाली दे रहा है, वो आपके साथ जितनी ज़्यादा तेज़ी से और जितने जुड़ेंगे और वो अपने कार्यक्रम में इन्वॉल्व होंगे आपके, उतने जल्दी आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हो। 2 लोग आपको दे सकते हैं। किसान आपको कभी सत्ता नहीं दे सकता। सबसे नालायक प्राणी है सत्ता के बारे में किसान। कोई किसान नेता आपने नेता होते हुए नहीं देखा होगा, एमएलए एमपी होते हुए नहीं देखा। आप बताइए, अजय टैनी ने जीप दौड़ा के उसके बेटे ने मार दिया किसानों को और सारी सीटें बीजेपी जीत गई। क्यों देंगे तुमको? बीजेपी तुम्हारी सुनेगी क्यों? और क्यों सुनना चाहिए? उसके जगह आप भी हो तो क्या करोगे बताओ? जब आपको पता है कि ये गांव के 4 मार देने से कुछ नहीं होना है मेरा, तो आप क्या करोगे? उसकी चिंता करोगे? वो भावना हमारे बीच में जब नहीं आती है ना, ये भावना के साथ हम नहीं करते, और ये भावना इम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकते। वो भावना वही इन्फ्लुएंसर कर सकता है, वही बुजुर्ग कर सकता है। हर एक गांव में कितने बुजुर्ग होंगे जो पेंशन पाते हैं? अभी तो कोरोना के बाद टपक ही रहे हैं। वो तो वैक्सीन के दौरे। हाँ 50 हाँ, 50 सारे बीजेपी के हो गए हैं। बुजुर्ग होंगे 100 से 200। वो क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ सम्मान मिल रहा है उनको। आपके पास क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम कौन निर्धारित करेगा? आपके आदर्श पुरुष क्या होंगे? कैलेंडर लेके मेरे साथ में 2-3 लोग बैठ जाओ जिनको हरियाणा का कल्चर पता है। मैं आपके पूरे के पूरे 100-150 कार्यक्रम साल भरे का कैलेंडर सेट कर देता हूँ। ये मास्टरी है मेरी। पूरा सेट कर दूंगा मैं कि 150 दिन क्या कार्यक्रम चलेंगे, और उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। कार्यक्रमों के लिए पैसा नहीं लगता। आप यहाँ आए हो, आप पिकनिक के लिए आए हो, हर दिन पिकनिक हो जाए, 165 दिन 150 दिन पिकनिक हो जाए, कार्यक्रम तो वो देना चाहिए ना। जैसे मेरे पिताजी का जन्मदिन मनाना है, मैं मेरे घर में मना रहा हूँ, आपको क्या लेना देना है कुछ लेना देना? मैं भगवान शिव का जन्मोत्सव मना रहा हूँ। जो उनके ऊपर श्रद्धा रखते होंगे वो आएंगे, बाकी के लिए लोगों को क्या लेना देना है? मगर वो बुजुर्ग समझ में आ जाए, शिव समझ में आ जाए। शिव कौन है नहीं पता, राम कौन है नहीं पता, कृष्ण कौन थे पता नहीं, थे कि नहीं थे पता नहीं,
नौ दुर्गा कौन है पता नहीं, क्या करना चाहिए पता नहीं। तो आपको जब पता नहीं होता तो आरएसएस जैसा उसका उद्योग कर लेती है, व्यापार कर लेती है, धंधा कर लेती है। फिर आपको वो डिज़ाइन बना के देते हैं कि प्रथमी के दिन ये साड़ी पहनना चाहिए, इस कलर की होनी चाहिए, द्वितीय के दिन यहाँ, तृतीय के दिन यहाँ, चतुर्थी के दिन यहाँ। 9 दिन के 9 साड़ियाँ, 9 कलर सेट करके आपके माथे पे मार दिया। आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ नहीं समझ रही, सुन भी नहीं रही आपकी। क्यों आया था? उसको 9 साड़ी चाहिए। हाँ, क्यों आया था? ये कावड़ यात्रा कितना प्रस्थ बढ़ा है, क्या हमें समझा है कावड़ यात्रा क्या है? हम सोकॉल्ड जो फॉरवर्ड हो गए, खुद को बहुत पुरोगामी समझते हैं, सुधारवादी समझते हैं, जो नहीं मानते, वो रिचुअल्स को नहीं मानते, वो लोग गाली बकते हैं और बच्चे हमारे उसमें दिन ब दिन इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो पहले ये रिचुअल्स है क्या? क्या थी कावड़? कोई बताएगा? नहीं पता है भाई। मेरी फसल बो दिया मैंने, पूरी झंझट कर लिया, बीज ले लिया, खाद डाल दिया, मजदूरों का सब कुछ कर गया, अब मेरी फसल इतनी हो गई है। आप देखना कावड़ के जब मुहूर्त आते, जब आपकी फसल इतनी होती है, जब आते। अब आपका पुराने वक्त में बुजुर्ग देखना चाहता था कि मैंने जो बोया, मेरी फसल जितनी बड़ी हो गई, पड़ोस के गाँव वाले की कितनी बड़ी हुई, उसने क्या बोया है, किस तरीके से सीजन चल रहा है, उसके यहाँ कैसा हो गया, किस तरीके से मजदूरी का रेट आ गया, ये सब उसको जब समझना था तो वो क्या करता था, घर से निकल लेता था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फॉरेन का कोई भी ऑथर, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जैसा भी आदमी जब आगे कुछ सोचता नहीं ना, तो पीछे हाथ बांधते और चक्कर मारना शुरू कर देता है। उसको बोलते हैं वॉकिंग मेडिटेशन। क्या है वो? बड़े से बड़े राइटर, बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े ऑथर, बड़े से बड़े चिंतक, जब उसको समझ में नहीं आता तो टेबल से खड़ा होता है, चक्कर मारना शुरू कर देता है। वहाँ भी नहीं समझ में आता तो पहाड़ों की तरफ, नदी की तरफ चक्कर जाके वो एक चक्कर मारता है, उसको क्लिक होती है आइडिया और वो आके इम्प्लीमेंट कर देता है। वर्तमान परिस्थिति से टूटकर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन करने वाला जो मामला है, उसको बोलते स्पार्क। नशा भी उसी लिए करता है आदमी। सर, इसका मतलब ये है जिस हिसाब से वो लोग करंट सिचुएशन को देख के नया आइडिया इम्प्लीमेंट करते हैं लोगों पे, उनसे पहले हमें करना पड़ेगा। सवाल नहीं, इसके लिए समाज को समझना पड़ेगा। और उनका आइडिया हम उससे बेस्ट हो, हमारा आइडिया, यानी कि हमारा आइडिया उनसे बेस्ट हो, तो हमें संस्कृति को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे टारगेट करते हैं वो लोग। मेरे किसान को समझना है तो खेती दिखाना पड़ेगा, आधुनिक खेती दिखाना पड़ेगा। मेरे बच्चों को दिखाना है तो मॉडर्न स्कूल, वर्किंग स्कूल, स्किल देने वाले स्कूल दिखाना पड़ेगा। फौजियों को सिखाना है तो बेस्ट एक्सरसाइज सिखाना पड़ेगा, बेस्ट उसका जो वार्म अप होता है वो सिखाना पड़ेगा। अरे हमारा सारा ऐसे रिचुअल्स जितने थे, हम आपको अगर पूछे कि कुंभ मेला क्यों लगता था, क्या होता था कुंभ में, बताएगा कोई? चर्चाएं होती थी। हमारे यहाँ 10 आइडियोलॉजी थी। कितनी? 10। उसमें से 4 नास्तिक दर्शन थे। आजीविक दर्शन, नाम भी नहीं सुना होगा आप में से किसी ने। आजीविक दर्शन था, चारवाक दर्शन था, बौद्ध दर्शन था और जैन दर्शन था। ये सब नास्तिक दर्शन है, भगवान को ना मानने वाले, आत्मा परमात्मा ये सब डिनाई करने वाले दर्शन है ये। और 6 आस्तिक दर्शन, न्याय, सांख्यिकी दर्शन, ये सारे जो दर्शन थे 6 आस्तिक दर्शन। ये दोनों की चर्चा करने का स्थान था कुंभ, और उस बारे में वहाँ चर्चा करते थे। अच्छा, कुंभ में हमारे कुछ बुजुर्ग बोलते थे कि वहाँ अमृत बरसता है, कुछ बुजुर्ग बोलते थे कि वहाँ पुण्य प्राप्त होता है, अमृत प्राप्त होता है। क्या था ये? ज्ञान का
हमारे ऋषि मुनि पहाड़ों में जाके बैठते थे, जो हमारे थे, हमारे ऋषि मुनि, ये जैन और बौद्ध माइथोलॉजी का शब्द है, जो रिसर्च करते थे, संशोधन। अब संशोधन किस बात पे करेगा? तो संशोधन करता था वो ज्वार पर, बाजरे पर, कीटाणु पर, कीट पर, हमारे मेडिसिन पर, एक्सरसाइज पर, योगा पर, इस पे वो संशोधन करता था। तो लैब में संशोधन हुआ, उसको लैंड पे उतारना है, उसका बहुत अच्छा यानी तरीका जो था कि जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं इस आस में कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है इससे, वो वहाँ इकट्ठा होता था, अच्छे बीज मिल जाते थे। 10 साल से उसकी फसल बर्बाद हो रही है, कीट आ रहा है, उसकी फसल को चौपट कर रहा है, इसने उठा के बाबा ये ले ले, इसको पानी में डालना, ये ऐसा ऐसा बनता है, इस तरीके से बना लेना और इस पर स्प्रे कर देना, उसकी फसल बच जाती थी। उसको लगता था अमृत मिल गया मुझे। उसके घुटने के दर्द हो रहे, पीठ के दर्द हो रहे, कमर का दर्द हो रहा है, वो बताता ये एक्सरसाइज कर ले, ठीक हो जाएगा। उसकी चर्चा होती थी, वो लोगों का जमावड़ा, हम उनको सम्मान देते थे। 644 में राजा हर्षवर्धन जो था, इसने कुंभ का आयोजन किया था। कुंभ का आयोजन राजा महाराजाओं के आश्रय में होता था, क्योंकि वो लैंड टू लैब वाली जो प्रोसेस होती थी उसमें जनाश्रय लगता था, सुरक्षा लगती थी, सब कुछ लगता था। इसको मुगल बादशाह इसने जहांगीर ने भी, अकबर ने भी किया था। उसने पहला शाही स्नान किया था, इसलिए शाही स्नान उसका पहला होता है वहाँ, ठीक है। तो वहाँ जब जाते थे तो लोगों को ये सारी चीज़ें मिलती थी। उस वक्त वो चर्चा होती थी कि किसका दर्शन अच्छा है, किसकी मेडिसिन अच्छी है, किसके बीज अच्छे हैं, किसने नए बीज कौन से लाए, इसकी चर्चा होती थी और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था सब जगह। आज कुंभ में चर्चा होती है किसके नाखून कितने बड़े हैं, किसके बाल कितने बड़े हैं, किसके पास में गाड़ियाँ कितनी हैं, किसका तंबू कितना बड़ा है, किसके चेले कितने बड़े हैं। 644 में ये आपका जो कुंभ था किसानों का, उसका अपहरण करके ब्राह्मणी संस्कृति ने उस पर कब्जा कर लिया। हर एक बात पर, हर एक रिचुअल्स पर, हर एक परिवार पर उनका कब्जा होते जा रहा है। इसको उसको सुलझाना है, छुड़ाना है, तो हमको वो समझना पड़ेगा ना। हमारे रिचुअल्स हम नहीं समझते, हमको लगता है बूढ़ा बताता है गांव का, भाई ये जो पंचांग है किसने खोजा? किसान नहीं खोजा ना। भाई जिसके पेट में दर्द है वही अजवाइन ढूंढेगा। आपके पेट में दर्द है, मैं तो अजवाइन नहीं ढूंढूंगा। तो बारिश कब आएगी, धूप कब पड़ेगी, छाँव कब होगी, ठंड कब पड़ेगी, ज़्यादा ठंड कब होगी, ये किसको ज़रूरत थी? किसान को। किसने ढूंढा? किसान ने। जो मूल चीज थी ना वो तो सारी खत्म कर दी और अपने हिसाब से उसको गुतोड़ के कर रही है। वही तो कह रहे हैं। तो बच्चा आप पैदा करते हो और नाम पूछने उसको जाते हो, तो क्यों नहीं करेगा वो? उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती है? सारा चीजों का उन्होंने अपहरण कर लिया है। सारी चीजें अच्छी जितनी चीजें थी, पारिवारिक मूल्य। मुझे बताइए कि आपने ये देखा होगा कि श्राद्ध पक्ष में कुछ नहीं किया जाता है ना? सुना कि नहीं सुना? हाँ। और ये भी सुना होगा कि श्राद्ध की जो अक्षय तृतीया होती है उस दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ किया जा सकता है। सुना है कि नहीं सुना? हाँ। भाई दशहरा है, दिवाली है, होली है और अक्षय तृतीया है, ये 3.5 मुहूर्त माने जाते हैं कि नहीं? एक दिन बहुत बेहतरीन है, बाकी महीना गंदा है। मेरा दादा, मेरा बाप, मेरा परदादा, मेरे लिए एक दिन शुभ है और 14 दिन अशुभ है, और ये हम मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? अगर हम तो नहीं मानते, लेकिन लोग बाग मानते हैं। भाई आप नहीं मानते होंगे, आपकी बीबी मानती है, नहीं तो- मानती होंगी माँ मानती है, नहीं मानती होंगी दादी मानती है, पड़ोसी मानता है, आपका गांव मानता है। हाँ, गांव मान रहा है। ठीक है। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि आपकी बीवी आपका सुन क्यों नहीं रही है?
वो तो आपकी किसी की माँ नहीं आपका सुनती सुन जी। क्यों नहीं रही है? कोरोना में भी नहीं सुना था कि उनको ना। वो तो किसी की नहीं सुनती जी। क्यों नहीं सुन रही? हम 2 लोग थे कोरोना में, प्रकाश पोरे जी ने भी नेतृत्व किया, मैंने भी किया। मैंने हजारों लोगों को वैक्सीन नहीं लेने दिया और प्रकाश पोरे के घर में उनको छोड़ के सबने वैक्सीन लिया। क्यों नहीं मानती? ये जवाब ढूंढना पड़ेगा आपको। बीवी क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि वो सिनेरियो आसपास का ना ऐसा बना देते हैं हाँ कैसा बोल तो रही है माइक है। कि जो भेड़ चाल है ना, जैसे कि अभी कोरोना में जिसे डराया गया था, डर पैदा किया गया सबके अंदर कि एक लगवा रहा है, फिर दूसरा लगवा रहा है, तीसरा लगा भाभी रहा है। जी, आपने पहले ही वाक्य मुझे अपमानित करने वाला बोला कि भेड़ चाल चलते हमारे लोग। पहला ही वाक्य। हम खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं और उनको अज्ञानी समझते हैं। यहाँ से उसके कान बंद हो जाते हैं। किसकी आंखें बंद है मुझे दिखाई देता है, किसका मुंह बंद है मुझे दिखाई देता है, कान किसके बंद है दिखाई देगा? जैसा ही आप बोलते कि ये भेड़ चाल चलती है, भेड़ है, वो कान बंद कर लेता है। भाभी का इन्फ्लुएंस बहुत है, लड़ती बहुत अच्छा है, पुलिस इसकी सुनती है, आपके मुंह पर कुछ नहीं बोलेगा। आप जैसे ही चली जाओगी तो वो तुरंत बोलेगी, वही बोलेगी। ये खुद को बहुत होशियार समझती हैं। हाँ हाँ बोला गड़ा छड़ा ये कभी मौका नहीं आना चाहिए। उसके लिए क्या करना है बताओ, मैं बताऊंगा। आपके तरफ से क्या आता है ये बताओ मुझे। उसको हमें जान उसको ध्यान में रखते हुए जिसके बारे में हम बोल रहे हैं ना, ये मत दो मुझे। हाँ हाँ कैसे ध्यान में दे रखोगे? नहीं रहा हूँ मैं, सिर्फ ऐसे कर रहा हूँ। कैसे नहीं, ध्यान में जैसे कि रखोगे? कल हमने चर्चा की थी कि हम उसके जैसे उनके बच्चों के बारे में बता रहे थे हम, हम्म, है ना। जब तक जो उसको फायदे का नहीं दिखेगा ना, तब तक वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा कोई भी बंदा। तो फायदा क्या है? आपने तो उसको फायदे का ही समझाए थे, कोरोना में वैक्सीन मत ले। हाँ जी, तो क्यों नहीं समझा वो? क्योंकि वो सिनेरियो ऐसा बना दिया ना, आसपास का वातावरण ही ऐसा बना दिया उन्होंने। और फिर वही बात। हम अपने माँ बाप को ही समझा रहे थे तो वो ये मान रहे हैं भाई तुम हमें समझाने के लायक नहीं हो, तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि हमें तुम्हारी बात माननी पड़े। ये सरकार पागल नहीं है है ना? एक ये भी इसका मतलब क्या हो गया कि पहले अपनी लायकी प्रूव करना पड़ेगा। पहला क्या है हमारे साथ में? कि हम लायक हैं। हम लायक है। अपनी कीमत अपनी उपयोगिता बढ़ानी पड़ेगी, अपनी उपयोगिता बढ़ानी पड़ेगी। अपने देखो, शुरुआत करनी पड़ेगी। देखो एक बात बता देता हूँ आपको कि यहाँ बैठे हुए और हजारों लोग जो उम्र की 15 से नीचे है और 7 से ऊपर है, 5 से ही ऊपर समझ लो, ऐसा लाखों में एक आधा मिलेगा कि उसके माँ को गाली बक दी और वो रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा देखने में नहीं मिलेगा। तुरंत रिएक्ट कर जाएगा लड़का। जितनी उसकी ताकत होगी, उसका बस चले तो हत्या कर देगा, नहीं तो कम से कम पत्थर उठाएगा, गाली बकेगा, विरोध करेगा, निकल लेगा वहाँ से। माइल्ड विरोध क्या होगा? निकल लेगा वो वहाँ से। करेगा कि नहीं करेगा? बाप के बारे में 50% हो जाएगा। बाप के बारे में बोला तो 50% हो जाएगा। मगर वो माँ जब 90 साल की हो जाएगी, बेटा उसका 70 साल का हो जाएगा, 65 से ऊपर, अब वो 4 लोगों में बैठ के बोलेगा कि अब इसको मरना चाहिए। शब्द वो नहीं रहेंगे, अब इसको मुक्ति मिलना चाहिए। ये जैसा मुक्ति बताता हो गया अब उसका। बोलते कि नहीं? बोलते हैं 100% है ना? क्यों? अब तो भैया उसी बात कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, बुजुर्ग हो गया ही दिया, इसका दिमाग चल गया, छुट्टी आ गया। तो दुखी क्या हो कर गए। रहे? ये अगर दिमाग चढ़ गया, 15 साल के बच्चे को बता दो कि तेरी माँ का दिमाग चढ़ गया, मार देगा वो। अब वो बच्चा ही बोल रहा है। वही बोल रहा है ना, क्यों? क्योंकि वो जो उसकी उम्र है ना, मतलब जो उसकी उम्र है, एज है, उसको देखता है वो उस टाइम ना, कि उसकी तकलीफ में है मान लो, तो इस वजह से वो चाहता है कि भाई अभी ना हो। कितने काम की रहेगी है। नहीं काम तो अलग है, क्योंकि माँ उपयोगिता आदमी का वैल्यू तय करता है। सबसे पहले तो ये दिमाग में उतार लो। शारीरिक, मानसिक
अच्छा उपयोग आपकी उपयोगिता आपकी वैल्यू तय करती है। आपके शब्दों को महत्व जब आता है जब आपकी उपयोगिता दिखती है। उन शब्दों की उपयोगिता दिखती है, आपकी उपयोगिता दिखती है। मतलब अपनी वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी पहले हाँ। कि अपनी value नेशनल सोशल टाटा का नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट है, मतलब डिपार्टमेंट बोलता स्कूल है, सोशल साइंस का स्कूल है, टाटा का चलता है। वो बहुत उटपटांग सर्वे करते रहता है। देवेंद्र भाई उसके जब भी सर्वे आते हैं उसको स्टडी करके इनके बीच में प्रसारित करिए जब भी सर्वे आते हैं। ठीक। उसने एक सर्वे किया था आज से 10-15 साल पहले। उसने ये बोला था, उसने अपना फाइंडिंग दिया था कि रिटायर्ड होने के बाद 70% से ज़्यादा बुजुर्ग जो है वो 62 के अंदर मर जाते हैं। 58 में रिटायर्ड हो गए, 62 के अंदर 70% से ज़्यादा निकल लेते हैं। हाँ, पहले 5 साल में ही। ठीक है, और बाकी बचे हुए फिर 80-90 कभी भी कितना भी आगे खींच सकते हैं, 25-30 साल भी पेंशन ले सकते हैं। क्या होता है, क्यों चले जाते 70%? वो एकदम झटका लगता है कि यार अभी तो क्या थे, अभी कोई पूछ ही नहीं रहा उपयोगिता खत्म हो गई। कि कोई पूछ ही कब नहीं रहा। उसको कैसे पता चलता है उपयोगिता खत्म हो गई? घर में सारे दिन खाली रहेगा वो, उससे काम बोला तो कोई काम नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, जब उसको सुबह उठ के 7 बजे चाय मिलता था, 8 बजे पेपर उसको मिलता था, 9 बजे उसका नाश्ता होता था और टिफिन उसके हाथ में होता था। अब वही बीबी उसको बोलती तुझे कहाँ जाना है? बच्चे को पहले पढ़ने दे, और छोटे बच्चों को अभी जो क्लास में कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है, उनकी जल्दी रहेगी, तुम्हारी बीच बीच में करते रहोगे। हाँ, तुम्हें थोड़ी पीछे, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? अब तुम शांति से हो, जिंदगी भर भागा दौड़ी की, अब आराम से रहो। भूखे रहो। अब ये लग रहा है हम उसकी चिंता कर रहे, और उसको लग रहा है मेरी उपयोगिता खत्म हो गई, साला जी के कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलना है। तो अगर बुजुर्गों के साथ में जोड़ना है तो उसकी उपयोगिता तुम्हारे संगठन के साथ में कितनी कायम है और कैसी कायम है, और उसको प्लेजर कितना तुम दे सकते हो, ये एटमॉस्फेयर तय कर लो, खत्म। अब यहाँ आए, घर के माँ बाप ही नहीं मानते बोलने वाले, माँ बाप को यहाँ लेके आ जाना था, उनकी यहाँ लाने की व्यवस्था कर देना था, और यहाँ दिन भर बच्चों के साथ में वो सब देख लेते। 4 महीने वो भूलते ही नहीं आपको, आप जो बोलते वो मान लेते। हमारे वाला तो जी आने नहीं जा रहा है, इच्छा लग रही है। अभी ले आएंगे, सारों को ले आएंगे। हर एक के लिए प्रोग्राम होने चाहिए, इतना ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, मगर जहाँ आ गए वहाँ उनके सामने ये दिखना चाहिए, एटमॉस्फेयर दिखना चाहिए। मेरी बीबी पहले बहुत नहीं करती थी, नहीं चाहती थी वो। मैं तो बिजनेसमैन और किसान परिवार से था, मेरी बीबी उसके एडिशनल कलेक्टर थे पिताजी, उनका एटमॉस्फेयर दूसरा था, मेरा एटमॉस्फेयर दूसरा था। उसको कोई काम करना नहीं पड़ा था, और हमारे यहाँ काम के सिवाय कोई बात ही नहीं होती थी। उनके यहाँ एजुकेशन बहुत प्रायोरिटी पे था, हमारे यहाँ पैसा प्रायोरिटी पे था, दोनों प्रायोरिटी अलग हो गई थी। इसलिए वो लड़ती थी कि ये काम क्या कर रहे हो। मैं क्योंकि मतलब 84-85 तक करोड़ों रुपए कमा चुका था, मैं ये क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर था उस ज़माने में भी, और ज़मीनों के भी इसमें बहुत बड़ा ये था मेरा, सैकड़ों ज़मीन एकड़ ज़मीन मैंने बेच के और ख़रीद के वो सब कर लिया था। और उसको लगता था ये धंधा छोड़ के ये क्यों कर रहा है, ये सब धंधा करने की ज़रूरत क्या है अपने को, अच्छा चल रहा है। पहले तो ये सुनता नहीं था, पढ़ाई वढ़ाई का तो वो ध्यान नहीं था। उसने मुझे ज़बरदस्ती बीएड करवाया, उसको करना था इसलिए मुझे लेके गई, और वहाँ हो नहीं सकता था तो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में बीएड करवाया। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा तो एजुकेशन उसी के कारण वो बीएड हुआ, एमए था मैं, एमकॉम था मैं, मगर बीएड हुआ। और ना उसने नौकरी किया ना मैंने नौकरी किया, हमारी खुद की स्कूल भी थी मगर नहीं किया हमने। मगर जब उसने वो रिएक्ट किया कि आप ये नहीं करोगे, काम धंधा करो, अपने स्कूल पे ध्यान दो, अपने इस पे ध्यान दो, नहीं करना है तो ठेकेदारी मत करो। मगर मैं जब उसको 1 साल 1.5 साल साथ में लेके घूमा, कहाँ कहाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, लोगों को क्या समझा रहा हूँ, समझने की ज़रूरत है कि नहीं है,
वो साल भर जब उसके समझ में आया तो फिर उसने दोबारा कभी सवाल नहीं किया मुझे कि कहाँ जा रहा है और कब आएगा। क्या हम कॉन्फिडेंस देते हैं? देवेंद्र भाई करता है, सम्मान है इसका उसके लिए। क्या हम ये कॉन्फिडेंस देते माँ बाप को? है वो संवाद है? क्या हमारे बेटे और बेटियों के साथ में संवाद है? बाकी तो छोड़ दो। किसान जातियों की बेटियां जब लव मैरिज करती है तो तांगे वाला, रिक्शे वाला, सब्जी वाला, प्रेस वाला, पंचर वाला इसके साथ करती है। वहीं ब्राह्मण जातीय की लड़कियां करती किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, मगर राइजिंग परिवार, बड़ा होता हुआ परिवार, इन्फ्लुएंसर परिवार, आर्थिकता में सबल परिवार, उद्योग में सबल परिवार, नौकरियों में सबल परिवार उसके साथ में करती है। हम क्या करते हैं? एक बुजुर्ग आया था हरियाणा का मेरे तरफ, 17 साल की बेटी थी, वो बेटे को केस समझा रहा था कि मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसने ऐसा ऐसा किया, अभी वो चली गई जा रही थी तो मैंने रोका तो पुलिस ने मुझे सहायता किया कि 17 साल की है, अब उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं बोला उसको जो करती है करने देना चाहिए। देखो साहब, बोले आप क्या बता रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता, मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उसने अगर मेरे मर्जी के खिलाफ शादी कर लिया तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। मैं बोले ये प्यार है या शर्त है? प्यार कब समझ में आता है? जब तुम्हारी इच्छा के विरोध में कोई करता है, तुम्हारा बेटा, बेटी, भाई, बहन, और उसके बाद में तुम उसके साथ खड़े होते हो तो प्यार है। और मेरी नहीं सुना तो मैं मार दूंगा, मैं भगा दूंगा, मैं संबंध तोड़ दूंगा। तुम 18 साल क्यों नहीं समझा सके? कितने बाप है अपनी बेटी को पास में ले बैठा के, 15 साल की, 16 साल की बेटी है, उसके सर पे हाथ घुमा के उसको प्रेम से समझाते हैं कि भाई शादी क्यों करना है, शादी का मतलब क्या है, लड़का कैसे ढूंढा जाता है, किस तरीके से ढूंढते, हम क्यों अपनी जाति में ढूंढते हैं, क्यों हमारे खान पान में ढूंढते हैं, क्यों हमारे रिचुअल्स में ढूंढते हो? कोई माँ अपने बेटे से और कोई बाप अपनी बेटी से बात करता है? और नहीं करेगा तो भाग जाएगी ठेले वाले के साथ में। पहले टीवी में और अभी फोन में भी और टीवी में बताती है ना लड़कियां, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, तो फिर वो सोचती है हमारे को भी तो करे। प्यार का मतलब क्या होता है? देखो, जो ये है मतलब विषम लिंगी है, वो अट्रैक्शन है, नेचर का है। हम मानव समाज है, इसलिए हमारे पास में ये विश्वास है कि मैं माँ के साथ में अपने बेडरूम में हूँ तो मेरे कोई अनफेयर संबंध नहीं बन सकते। ये विश्वास है। विश्वास टूट जाए तो फिर वो नरमादा ही है ना। बेटी मेरे साथ में है, मेरे कमरे में, विश्वास है जब तक है ना। विश्वास टूट जाए तो शादी क्यों किया जाता है? शादी का मतलब क्या है पता है किसी को? शादी कितने तरीके की होती है पता है? नहीं पता। शादी करते क्यों हैं? तरीके कितने हैं पता नहीं। शादी करते क्यों हैं पता नहीं। शादी का मतलब